अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हम आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर हमने पढ़ लिए थे उस चैप्टर के एमसीक्यू देखने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीक़ों से देखेंगे। मतलब कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ बच्चों, ये लेक्चर जो है सिर्फ वही बच्चों को देखना है जिन्होंने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर लेने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों के एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस BOH इज़, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का मतलब के भी दिया गया है बच्चों, कितना दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻12 दिया गया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन 0.01 मोल एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द बेस, बेस के 0.01 मोल सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब के OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, क्या होगा, मतलब के OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है। और ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है, एक्वियस सोल्यूशन है, मतलब कि ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, एक्वियस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ये कितना दिया है बच्चों, 0.01 मोलार दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है, BOH है तो रिएक्शन कैसी बनेगी, BOH कैसे डिज़ोल्व हुआ होगा, यानी B प्लस अलग हुआ होगा, OH माइनस अलग हुआ होगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी है, यानी कि हम B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल ले सकते हैं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। चलो K भी निकालते हैं, क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, B प्लस और OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन कौन है, BOH। अब देखिए बच्चों सिंपल सी बात है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट होगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, OH की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए KB की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 1.0 इंटू 10⁻⁻12 और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, BOH सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी गई है हमें, 0.01 मोलार। ओके, चलिए अब ये नीचे है तो यहाँ पर ऊपर ला लेते हैं, 1.0 इंटू 10⁻⁻12 और 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर OH की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो OH की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 10⁻⁻2 -12 क्या हो गया, 10⁻⁻14 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्क्वायर है, स्क्वायर से हम रूट लेते हैं, तो बच्चों 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 10⁻⁻14 का रूट क्या होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएगा। इसका रूट क्या होगा, 10⁻7, क्योंकि 7 इंटू 2 14 होता है, तो 1 इंटू 10⁻7 कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.7। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब कि K कांस्टेंट की वैल्यू, और ये एसिटिक एसिड है मतलब कि यहाँ पे KB नहीं बल्कि KA दिया गया है। क्या वैल्यू है बच्चों इसकी, 1.7 इंटू 10⁻⁻5, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखिए 3.4 इंटू 10⁻⁻4। देन फाइंड आउट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब कि हमें पता करना है CH3COH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ गया कि A का फॉर्मूला बिठाना है ना। क्या हुआ होगा, ये जो एसिटिक एसिड है CH3
COOH, इसको जब हमने पानी में मिक्स किए होंगे तो यहाँ पर H+ अलग हो गया होगा और CH3COO- अलग हो गया होगा। तो अब Ka निकालते हैं। Ka क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि क्या बच्चों? H+ और CH3COO- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? एसिटिक एसिड है। चलिए यहाँ पे Ka की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Ka की वैल्यू देखिए 1.7 × 10⁻⁻⁵। चलिए H+ का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन CH3COO- का होगा, क्योंकि हमें पता है इसके जितने मोल बने हैं इसके भी उतने ही मोल डिसोसिएट होते हैं। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है H+ का? इसका कॉन्सेंट्रेशन है 3.4 × 10⁻⁻⁴। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा, मतलब कि 3.4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन पता करना है हमें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो जैसा का वैसा रख देते हैं। CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन सेम करते हैं। चलिए इसको ऊपर लाएंगे, इसको कहाँ भेज देंगे हम? नीचे। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 3.4 × 10⁻⁴ इंटू में 3.4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1.7 × 10⁻⁵। अब देखिए यहाँ पर 17, 34 एक पहाड़े में आते हैं। 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34। क्या बचा देखो? 2 4 = 8, 2 3 = 6 इंटू 10⁻⁴ -4 10⁻+8 -4 चलिए अब आगे देखते हैं। इसको जैसे वैसे रखते हैं, एक काम करते हैं 10⁻⁴ जैसा का वैसा रखते हैं, 10⁻⁴ जैसा का वैसा रखते हैं। 10⁻⁴ नीचे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 10⁻+5। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बचा? 6.8 × 10⁻⁴ इंटू में +5 और -4 क्या होगा बच्चों? +5 और -4 दोनों की प्लस होगी तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 10⁻क्या बचेगा? +1 और -4 और 10⁻+1 माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6.8 × 10⁻⁻3। यही है हमारी एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। देखिए क्या है कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 6.8 × 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, बस यही क्वेश्चंस थे जिसको हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत थी। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े और सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा बच्चों, इस साइड का नज़र नहीं आ रहा है क्या? कहाँ तक आया? 1.7 × 10⁻⁵ सॉरी। ठीक है बच्चों, इधर का नज़र नहीं आ रहा है तो इसको वापस से देख लो। नीचे क्या है बच्चों? 1.7 × 10⁻⁵। तो यहाँ पर 3.4, 17 × 1 = 17, 17 × 34 किए, बचा क्या यहाँ पर? 2 4 = 8, 2 3 = 6.8 इंटू 10⁻⁻4 -4 कितना हो जाएगा बच्चों? -8 इंटू 10⁻⁻5 नीचे, ऊपर जाएगा तो +5। 6.8 इंटू 10⁻⁻8 में से 5 गए तो कितने बचते बच्चों? -3। तो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई 6.8 इंटू 10⁻⁻3, ऑप्शन डी करेक्ट। अब नज़र आ रहा है बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस? कौन जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के जैसा एक्ट नहीं कर सकता? अब हमें पता है NH3 ऑलरेडी क्या है बच्चों? एक एसिड है, सॉरी बेस है ना। अब इन्हें X+ जब इसने एक्सेप्ट करेगा तो इन्हें क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। मतलब Na तो यहाँ पर हो सकता, ब्रोंस्टेड एसिड भी बन सकता, ब्रोंस्टेड बेस भी बन सकता।
और HSO4 हमें पता है HSO4 मतलब कि यहाँ से एक H निकाला गया है, एक और H हम दे सकते हैं, निकाला गया है मतलब इन्होंने डोनेट किया तो एसिड है, एक और H ले लेगा तो क्या बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4। समझ में आ रही बात बच्चों? तो यहाँ पर इन्हें एसिड जैसा भी काम करेगा और बेस के जैसा भी काम करेगा। HCO3 माइनस मतलब यहाँ से एक H निकाला गया है मतलब ये बेस है, जब वापस H प्लस इसको दे दिया जाएगा वापस क्या बन जाएगा, इन्हें एसिड बन जाएगा। जबकि HCl बच्चों ये बेस के जैसा काम नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लेविस बेस, कौन लेविस बेस के जैसा काम नहीं कर सकता या कम कर सकता है? तो ज़रा सिंपल सी बात है, बेस कौन होता है? लेविस के हिसाब से बेस कौन है? लेविस के अकॉर्डिंगली बेस वो है जो लोन पेयर डोनेट करे। ठीक है, तो देख लेंगे किसके पास लोन पेयर है। तो कार्बन के पास क्या लोन पेयर है? कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए इसके पास, मतलब इसके पास लोन पेयर है तो इन्हें तो काम करेगा। फ्लोरीन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए फास्फोरस P, ये कौन से ग्रुप का है बच्चों? ये 15 ग्रुप का है, नहीं पढ़ता, असलम, सब्जेक्ट, बायोलॉजी, 15 ग्रुप का है P। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या तीनों भी बॉन्ड बन गए? हाँ, 3 भी इसमें क्या बन चुके हैं? बॉन्ड बन चुके हैं। मतलब इसके पास अब इसके पास लोन पेयर अब मौजूद नहीं है ना। नहीं सॉरी 15 ग्रुप का है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें 3 बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, मतलब इसके पास भी लोन पेयर है। BF3 ये 13 ग्रुप का है। बोरॉन कौन से ग्रुप का है? 13 ग्रुप का है। और 13 ग्रुप के अंदर हमें पता है लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कितने बनाए इसने? 3 बॉन्ड बनाए। तो लोन पेयर बची क्या बच्चों? नहीं बची। मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है कि इन्हें लेविस बेस के जैसा काम नहीं कर सकता या फिर बहुत कम कर सकता, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। CO के पास भी लोन पेयर है, फ्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इन्हें भी निगेटिव, इसके पास भी लोन पेयर है। PF3 इसके पास भी लोन पेयर है, BF3 के पास लोन पेयर नहीं है, इस वजह से ये लेविस बेस के जैसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चों कौन सा करेक्ट है इसमें? सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी, मतलब कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए कार्बन 14वें ग्रुप में है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड इसने बनाए तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचे वाला है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है? 14वें ग्रुप में है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, मतलब कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए यहाँ पे बोरॉन कौन से ग्रुप में है बच्चों? 13वें ग्रुप है, 13 ग्रुप में। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बना दिए? 3 बॉन्ड, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। फास्फोरस 15 ग्रुप में है, इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने बनाए इसने? देखिए कितने जुड़े हुए? 3, मतलब कि 3 बॉन्ड बनाए, मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मतलब कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है? ऑप्शन सी, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस। डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, डिफिशियंट मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन कमी किसके पास है? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट pH एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहचानना है। तो सबसे पहला देखिए, एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन NH4OH सोल्यूशन। ये एक NH4OH का सोल्यूशन लिया गया है, इसके अंदर NH4OH का सोल्यूशन लिया गया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ HCl के ड्रॉप ऐड कर रहे हैं। HCl के क्या डाल रहे हैं हम लोग? ड्रॉप ऐड कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जब हम HCl ऐड कर रहे हैं मतलब हम एसिड ऐड कर रहे हैं। एसिड ऐड कर रहे हैं तो उसका pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? pH कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहेगा? डिक्रीज pH ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का pH कम होता है। बात सही है? बिल्कुल सही बात है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, ये स्टेटमेंट राइट है। चलिए दूसरा, अ सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ईच। 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, मतलब कि देखिए एक ले रहे हैं, मान लीजिए 1 ml हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? एसिटिक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH ले रहे हैं।
फिर यहाँ पर उसी के इक्विवेलेंट मतलब 1 ml क्या ले रहे हैं यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं NaOH ले रहे हैं। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या दोनों का pH मिक्स होने के बाद वैल्यू 7 आएगी, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा? आप ही बोलिए। नहीं होगा सोल्यूशन न्यूट्रल। क्यों नहीं होगा? हमें पता है ये वीक एसिड है जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी, pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब यही इनकरेक्ट आपका आंसर है। ओके बच्चों, एक दफ़ा चेक कर लो आंसर्स को, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? तो बच्चों देखो, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड का होगा, इतना याद रखो। अगर वीक एसिड है तो उसका बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, इतना याद रखिए। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट क्या होता है? बेस होता है। तो उसमें वीक एसिड कौन है? HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि HNO3 से आया नाइट्रिक एसिड। SO4 किससे आया बच्चों? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से आया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। Cl किससे आया बच्चों? HCl से आया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बचा CH3CO जो कहाँ से आया वाला है? एसिटिक एसिड से आया हुआ है, मतलब Na है वीक एसिड। Na वीक एसिड है तो उसका बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इतना याद रखिए, वीक एसिड का बेस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? डी। क्यों होता है? ये भी दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों होता है। सिंपल सी बात देखिए, एसिडिक एसिड है CH3COOH, इसको हम एक्वियस मतलब के पानी में ऐड करते हैं, क्या होगा? आयंस दे देगा, CH3COO माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये एसिड है, ये क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब ये कॉन्जुगेट बेस है तो क्या Na ज़्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन करके बनना चाहेगा क्या? नहीं, हमें पता है कि ये 95% सॉल्यूशन में बचता है और ये सिर्फ कितने परसेंट बनते हैं? 5% बनते हैं। लेकिन 5% बनने के बाद भी इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे रिएक्शन करके वापस पीछे नहीं जाता जब तक कि कॉमन आयन इफेक्ट ना लगे। ठीक है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लिख लीजिए, थेरिस लिख लीजिए, अच्छे से बनाइए, नोट्स खुद के तैयार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बच्चों डी इज़ अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ दीज सब्सटेंस विल बी बेसिक। किसका सॉल्यूशन बेसिक होगा? बेसिक तो हमें समझना होगा, ये जो सॉल्ट दिए गए हैं उन्हों किससे बने हुए? वीक एसिड से या वीक बेस से? जैसे कि यहाँ पर NH4Cl है तो NH4 किससे आया होगा बच्चों? NH4OH से, जो कि क्या है? वीक बेस है। Cl किससे आया होगा? HCl से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्यूशन में मुझे बताइए, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो वीक बेस है तो यहाँ OH की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी लेकिन H प्लस ज़्यादा होगा। H प्लस ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक? एसिडिक होगा। मतलब कि इसने बेसिक कहा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, सॉल्यूशन एसिडिक होने वाला है। दूसरा बच्चों, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट नाम से ही पता चल रहा, सोडियम Na2 सल्फेट SO4। SO4 में SO4 कहाँ से आया बच्चों? SO4 आया हुआ है हमारा किससे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये भी किससे आया हुआ है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब दोनों के जब आयंस बराबर रहेंगे तो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा, मतलब सॉल्यूशन बेसिक इसमें भी नहीं हो सकता। कैल्शियम नाइट्रेट बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट मतलब कि क्या? देखो CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस, ये है बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट है तो NO3 किससे आया होगा बच्चों? NO3 आया होगा HNO3 से, जो कि नाइट्रिक एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस ज़्यादा रहेंगे और H प्लस ज़्यादा रहेंगे तो सिंपल सी बात है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक नहीं। मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं है। मतलब कौन बचा? सोडियम बोरेट, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, सोडियम बोरेट। ये सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा, सोडियम बोरेट। ठीक है, समझ में आया बच्चों? टिक कीजिए इसे। नेक्स्ट,
एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, एसिटिक एसिड का एक्वेस सोल्यूशन है, उसके अंदर क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, एक्वेस सोल्यूशन है मतलब के अंदर वाटर होगा H2O, हमने एसिटिक एसिड ऐड किए मतलब कि हमने अंदर CH3COO ऐड किए, तो CH3COO क्या करेगा? CH3COOH क्या करेगा? इन्हें रिएक्शन कर लेगा H2O के साथ और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? इन्हें कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO माइनस और H3O प्लस, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं? इसने क्या कहा? एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के एक्वेस सोल्यूशन में क्या क्या होगा? तो हमें पता है ये 95% बचेगा और ये सिर्फ 5% नियरली बनेगा, मतलब Na भी सोल्यूशन में है, Na भी सोल्यूशन में है और Na भी सोल्यूशन में है, मतलब कि CH3COO माइनस भी है, हाइड्रोनियम आयन भी है, एसिटिक एसिड भी है, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी था और यहाँ ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड। बच्चों एक्चुअल में तो इसे हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल ट्रिक लगाएंगे, देखकर ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन क्या है। देखिए, फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl। अलग अलग वॉल्यूम लिया गया NaOH का और HCl का, अलग अलग वॉल्यूम लेकर सॉल्यूशन बनाया गया ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशन बनाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट अ बफर सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन में कुछ, क्वेश्चन में कुछ कमी दिख रही है बच्चों। क्वेश्चन में कोई पार्ट छोटा गया है, मतलब छूट गया है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू इस तरीके से हो गया, विच सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिए बच्चों, क्वेश्चन का कोई पार्ट छूट गया है, यहाँ पर नहीं आया है क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक है। अब आगे इसको भी क्या कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। आप देखिए यहाँ पर 60 ml HCl लिया गया है, 40 ml NaOH लिया गया है। जब ये 60 है, ये 40 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 20 ml का डिफरेंस है, तो ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। HCl एसिडिक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा क्या? नहीं, थोड़ा कम एसिडिक होगा। यहाँ पर देखिए 55 45, मतलब कि 10 ml का यहाँ पर क्या है बच्चों? डिफरेंस है, मतलब Na ज़्यादा है लेकिन एसिडिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया क्या? नहीं। यहाँ पर देखिए 75 और 25, 25 और 35, 45, 55, 65, 75, मतलब कि 50 ml का यहाँ पर डिफरेंस है। कितने ml का? 50 ml का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ तो इक्वली है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा यहाँ पर? थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और H+ आयन ज़्यादा होंगे यहाँ पर, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व कर भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे pH निकालना है, सॉल्व करना है, मतलब pH का फॉर्मूला लगा के pH निकालना है। इसका pH, इसका pH, इसका pH, सबका pH निकालिए। इसका pH क्या आएगा? सबसे कम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन। कौन सी पेयर बफर सोल्यूशन बनाएगी? बफर सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें? वीक एसिड, उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक बेस, उसी वीक बेस का सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सोल्यूशन नहीं बना सकता। HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर सोल्यूशन नहीं बना सकता। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बफर सोल्यूशन नहीं बना सकता।
HNO2 वीक एसिड Na बफर सॉल्यूशन बनाएगा और उसी वीक एसिड का क्या है बच्चों, सॉल्ट है। ये NaNO2 सॉल्ट है। NO2 कहाँ से आया बच्चों, HNO2 से आया, नाइट्रस एसिड से आया। और Na कहाँ से आया बच्चों, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से आया। मतलब कि वीक एसिड उसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चों इन सबको क्या कीजिए, अब आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद बस 2 स्लाइड है, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। आज ज़्यादा डोज नहीं दिया जाएगा आज आपको। चलिए नेक्स्ट बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक होगा नेचर में। बेसिक मतलब कि जिसमें OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात समझिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया है, क्लोराइड मतलब के बच्चों Cl मतलब कहाँ से आया, HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसने क्या कहा, बेसिक वाला कौन सा है। यहाँ पर देखिए सल्फेट, सल्फेट कहाँ से आता है बच्चों, SO4, और SO4 मतलब के बच्चों H2SO4 से आया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट मतलब देखिए बच्चों, नाइट्रेट, अमोनियम मतलब तो NH3 है, नाइट्रेट मतलब कि क्या है बच्चों, NO3, और ये कहाँ से आया हमारा HNO3, और HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अमोनिया, अमोनिया देखकर तो समझ में आ जाना चाहिए, अमोनिया क्या है भाई, वीक बेस है। NH4 जो है वीक बेस है। और यहाँ सिंपल बताइए, देखिए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अब ये देखिए कहाँ से आया ये सॉल्ट, CH3COOH वीक एसिड से आया है। Na कहाँ से आया है, NaOH से आया, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब के अंदर OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब के सॉल्यूशन बेसिक है, एसिडिक नहीं। मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट है कि डी वाला बेसिक ज़्यादा होगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। कौन सा सॉल्ट पानी में ज़्यादा pH देगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। pH ज़्यादा देना मतलब कि सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए, क्योंकि pH अगर कम होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। pH ज़्यादा है मतलब सॉल्यूशन बेसिक। कौन ज़्यादा बेस है, बेस मतलब कि OH की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा है। तो ज़रा चेक करिए, NaCl, NaOH HCl से आया, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल होने वाला है। तो KCl, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, Cl कहाँ से आया बच्चों, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये भी न्यूट्रल होने वाला है। Na भी pH की वैल्यू ज़्यादा नहीं देगा। CuSO4, SO4 कहाँ से आया बच्चों, H2SO4 मतलब के सल्फ्यूरिक एसिड, और Cu कहाँ से आया बच्चों, CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सॉरी H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब इन्हें एसिडिक है, इन्हें बेसिक नहीं। बचा क्या, Na2CO3। अब सिंपल सी बात है, CO3, Na2 कहाँ से आया होगा बच्चों, Na2 आया होगा हमारा किससे, NaOH से, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब अंदर OH की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ज़्यादा pH किसका होगा, pH उसका ज़्यादा रहता जो बेसिक है। तो यहाँ पर Na2CO3 बेसिक है, क्योंकि इसमें NaOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब इसी का pH सबसे ज़्यादा होगा। ओके, चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, फिर इसके अंदर थर्ड सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खुद से कीजिए 14(1), ठीक है, आपको खुद से करना है। यहाँ पे सिंपल से देखिए, आप सर्च कीजिए, आप देखिए कि कौन वीक है कौन। यहाँ पर Cl तो सब में है, मतलब कि HCl से आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बेस का देखना है हमें कि हाईएस्ट pH किसका है।
हाईएस्ट pH उसका होगा जिसमें OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने वाली है। समझ में आ रही ना? तो कौन ज़्यादा बेसिक है, BA ज़्यादा है, AL ज़्यादा है, LI ज़्यादा है या B ज़्यादा है? तो चलिए बता ही देता हूँ कि ये BA जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, BaOH ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से यहाँ पर pH की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गिवन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के अंदर बच्चों देखो, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया, समझिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है? ऐसी रिएक्शन जो हीट ऐड होने पर प्रोसीड करती है, मतलब हीट ऐड होगी, हीट देंगे उसे तो रिएक्शन आगे की जानिब क्या होगी? पुश होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है? द इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी नहीं। हम जब हीट कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चों? फॉरवर्ड जाएगी, मतलब कि ऑप्शन 3 इज़ अ राइट आंसर। ओके बच्चों, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए नेक्स्ट बच्चों, चलिए यहाँ पर 16, 17 ओनली 20 क्वेश्चन है बच्चों, 17वां क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन? रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो कब होगा? किस कंडीशन पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा? किस कंडीशन पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा? तो ज़रा देखिए आप अच्छे से, किस कंडीशन पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो समझिए यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकलने पर आ रही है, मतलब ये प्रोडक्ट ज़्यादा तब बनेगा जब आप हीट निकालोगे। हीट निकालोगे इसका मतलब आप क्या करोगे? वहाँ पर टेम्परेचर को कम करोगे। तो कौन से ऑप्शन में लो टेम्परेचर है? सर 2 ऑप्शन में लो टेम्परेचर है, मतलब ये 2 तो रिजेक्ट हो गए, इन्हों नहीं हो सकते। अब बचा प्रेशर को देखना, तो यहाँ पर देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो सिंपल सी बात है जब सब गैस है मतलब कि गैस का प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मतलब कि बच्चों ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ये आपको खुद को करना होगा। ठीक है, 3 रिएक्शन दिए गए हैं यहाँ पर। The effect on an increase in the volume of the number of mole of product, देखिए the effect of an increase in the volume, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इफ़ेक्ट क्या होगा? द इफ़ेक्ट क्या होगा ऑफ एन इंक्रीज? जब आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम, आप इंक्रीज करोगे तो इफ़ेक्ट क्या होगा? ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो प्रोडक्ट के मोल पर क्या इफेक्ट होगा? क्या प्रोडक्ट के मोल बढ़ जाएंगे? क्या प्रोडक्ट के मोल कम हो जाएंगे? ऐसा इन द अबव रिएक्शन। चलिए देखिए, तो पहला ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन में ए में कह रहा है कि ए के इंक्रीज हो जाएंगे, ए के मोल क्या हो जाएंगे? ए प्रोडक्ट ए इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज हो जाएगा, बी के प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, सी सेम, सी के प्रोडक्ट सेम रहेंगे। क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम रिएक्टेंट के वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्ट के मोल बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होंगे? ये क्वेश्चन कर रहा है। पहली रिएक्शन के मोल इसका कहना है कि बढ़ जाएंगे, दूसरी रिएक्शन के मोल कम हो जाएंगे, तीसरी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है या ये सही है या सही है? आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ज़रा दिमाग में इतना रखिए खाली, यहाँ पर सिर्फ 1 मोल है तो कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसके मोल क्या होंगे? पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मोल है। अब ज़रा गौर करने वाली, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को कभी भी इक्विलिब्रियम में हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 4 मोल गैस है और ये भी कितने मोल गैस है? 4 मोल गैस है, तो इसके बढ़ाएंगे तो इसके भी क्या होंगे? देख लिए आप, जो भी ऑप्शन है उसको कीजिए होमवर्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तकरीबन तो हिंट हमने दे दिया आपको, अब देखेंगे कौन सॉल्व करते इसे। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनके कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हम ऑर्गन का स्मॉल अमाउंट ऐड कर रहे हैं। H2I2 में ऑर्गन ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर ऑर्गन ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर ऑर्गन ऐड कर रहे हैं, ऑर्गन गैस क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। किस रिएक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑर्गन ऐड करने के बाद भी रिएक्शन जैसी कि वैसी रहेगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है, किसी में भी यहाँ पर ऑर्गन दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं। और ये दोनों अपने ही आयन से इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों अपने ही आयन से इक्विलिब्रियम में, ये दोनों अपने ही आयन से इक्विलिब्रियम में। मतलब कि कोई तीसरी चीज़ तुम ऐड करो या ना करो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉमन आयन लगने वाला नहीं है। ऑर्गन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ कोई कॉमन आयन है क्या ऑर्गन का? ऑर्गन का कोई भी कॉमन आयन नहीं है, इस वजह से तीनों के भी इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। मतलब कि द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनइफेक्टेड इन ऑल थ्री केस। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसके ऊपर से रिएक्शन बनानी है। हमें पता है ये क्या रहता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखते हैं, ये एरो लिख दिए हमने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब देखिए NH3 और कौन है बच्चों O2, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है बच्चों NO, प्लस में कौन है H2O। अब ज़रा देखिए NO3 पावर में 4 है, मतलब NH3 कितने हैं यहाँ पर 4। O2 पावर में 5, मतलब O2 यहाँ पर कितने बच्चों 5। NO पावर में 4 है, मतलब ये कितने बच्चों 4। H2O पावर में 6 है, मतलब ये कितने 6। कौन सा ऑप्शन सही है? मे बी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, राइट, फर्स्ट ऑप्शन सही। ओके बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम लास्ट 19th क्वेश्चन था। तो ये बच्चों है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ओके, देखिए यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट डजंट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp। Kc और Kp की इक्वल वैल्यू नहीं है। हमने Kp बच्चों नहीं पढ़े क्योंकि ये इक्विलिब्रिया चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये केमिकल इक्विलिब्रिया चैप्टर का है। आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। तो फिर भी मैं Kp समझा देता हूँ। Kp मतलब कि क्या रहता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम ही होता है, खाली वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन Kp के अंदर किसकी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम, गैस की लेते हैं, और Kc में तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं, ख़त्म। तो देखिए किस में इक्वल होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर कितने मोल गैस है, 2 मोल गैस है। ये गैस कितने मोल, 1 मोल 1 मोल 2 मोल गैस है, बराबर है। तो Kc जो होगा Kp भी वही होगा। यहाँ पर देखिए SO4 का 1 मोल, NO2 का 1 मोल, कितने मोल गैस है, 2 मोल गैस है। यहाँ पर भी 2 मोल गैस है, मतलब बराबर होगा। यहाँ पर देखिए 2 मोल गैस है और यहाँ पर भी 2 मोल गैस है। यहाँ पर देखिए इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है। सर सॉलिड हम काउंट नहीं करते हैं, इक्विलिब्रियम में सॉलिड नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गैस बराबर है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वही Kp होगा। यहाँ पर भी मोल बराबर है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही Kp होगा। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होगा और Kp की वैल्यू यहाँ पर अलग होगी, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन सही है, डजंट हैव इक्वल वैल्यू। ओके बच्चों, फोर्थ वन। अब देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। डेल्टा एन क्या रहता बच्चों, पता है हमें, N2 माइनस N1। N2 क्या है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल 2 मोल, माइनस N1 क्या है, इसके कितने मोल बच्चों, ये तो सॉलिड है, इसके मोल नहीं लेते हैं, ये देखिए सॉलिड है, मतलब 0, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, मतलब कि 2 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, फोर्थ, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी जो PDF है मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर लूँगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, वहाँ से आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए अस्सलाम वालेकुम।